गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। सॉरी बेटा, क्लास लेट हुई है क्योंकि एक्चुअली क्या है, तुम्हारा करंट अफेयर्स का जो सेशन है एक प्लान हो रहा है और लास्ट सेशन है वो करंट अफेयर्स का। तो अगले 2-3 दिन में आने वाला है, उसी का सब कुछ कंटेंट वगैरह चल रहा था तो उसी में थोड़ा लेट हो गया और इसी वजह से हमारी आज जो है ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी फाउंडेशन में। स्टैटिक जी की होगी 9 बजे, पर ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी क्योंकि वो करंट अफेयर्स वाला पूरा प्लान चल रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और जल्द से जल्द देना तुम लोगों को, ठीक है। चलो, तो आज की सिर्फ ज्योग्राफी क्लास कैंसिल होगी और उसको आगे एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज हमारे पास एटीएम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। एक सेकंड भैया, कहां गया हमारा। चलो, तो ये जो टॉपिक है ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये जो टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर, तो गवर्नर तो स्टेट का होता है, गवर्नर मतलब राज्यपाल, गवर्नर मतलब राज्यपाल, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है। तो मंत्री परिषद ये सेंटर वाली है, उसकी बात कर रहे हैं हम, सेंटर वाली, क्योंकि पार्लियामेंट तो हमने पढ़ लिया था। तो सेंटर की मंत्री परिषद, इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और राज्यपाल, ठीक है, यानी कि गवर्नर, इस पोस्ट को डिस्कस करना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। बिल्कुल 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 सुरजीत, उसी के लिए वही करंट अफेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। बिल्कुल, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो भाई, तो जो भी लोग हमारे एटीएम के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एटीएम तो ले रखा है पर बेसिक्स क्लियर नहीं है, उन्हीं के लिए ये बैच है। जितना जल्दी हो सके बैच ले लो, क्योंकि अब एग्जाम्स के टाइम जो है नजदीक आ रहे हैं। एनटीपीसी और आपके जो अगर एसएससी की तैयारी करो तो वो सभी इस फाउंडेशन में कवर हो जाता है। तो वो सब आने वाले टाइम में, आने वाले साल में आ रहे हैं। अभी से तैयारी करोगे तो सारी चीजें कवर होंगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। तो फटाफट से अपने बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की थ्योरी क्लियर कर लो और उसके बाद एटीएम का मतलब है, ठीक है। डायरेक्टली एटीएम में जो घुसे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है भाई। चलो, पहला क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी गवर्नमेंट, देखो ध्यान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेडेड बाई, आर नहीं होगा, इट शुड बी इज। ध्यान से देखो बेटा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इज हेडेड बाय दी, मंत्री परिषद, भारत सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, इतना समझ में आ गया। ये तो तुम्हें मालूम था, तुमने खुद ने जवाब दिया है। हाँ, पीएम, बिल्कुल, प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो बेसिक देखो, बेसिक बात क्या है कि अपना अपना जो है आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 ये कहता है कि भाई भारत के एक प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। या फिर ये मान के चलो कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे ये मानो कि इसे लिखा हुआ है कि भारत के, इसको लिखो भारत की एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। भारत की एक मंत्री परिषद होगी, भारत की एक मंत्री परिषद होगी जिसके हेड होंगे, जिसके हेड होंगे प्रधानमंत्री, जिसके हेड होंगे, ठीक है, जिसके हेड होंगे प्रधानमंत्री। ये लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री का मतलब तुम सब जानते हो, यानी पीएम। तो भारत की एक मंत्री परिषद होगी जिसके हेड होंगे प्रधानमंत्री, और ये मंत्री परिषद, इसका काम क्या देखो, और ये मंत्री परिषद और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो जब मैं लिख रहा हूं COMS, तो C कैपिटल है, O स्मॉल है, M कैपिटल है, S स्मॉल है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद राष्ट्रपति की,
ध्यान से देखो, भारत की एक मंत्री परिषद होगी जिसके हेड होंगे प्रधानमंत्री, यानी उस मंत्री परिषद में जितने भी लोग हैं उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को एडवाइस देगी, सलाह देगी, ताकि वह अपने कर्तव्यों का, कौन, राष्ट्रपति, ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। क्योंकि राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना पड़ता है। तुम सबको यह चीज पता होनी चाहिए। भारत की एक मंत्री परिषद होगी, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, जिसके हेड होंगे प्रधानमंत्री, और यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को एडवाइस देगी ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से कर सके, अपने कर्तव्यों का पालन सही से कर सके। भाई राष्ट्रपति को सलाह देने का काम है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिसके हेड है प्रधानमंत्री। यानी मोदी जी और उनके जितने भी मंत्रीगण हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आपको यह डिसीजन लेना चाहिए, आपके नाम पे यह डिसीजन आना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, तो ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही से कर सके। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत पड़ती है। भाई राष्ट्रपति देश का राजा है, समझ रहे हो तुम, राष्ट्रपति देश का राजा है। राजा के होते हैं मंत्रीगण, राजा का होता है प्रधानमंत्री, राजा के होते हैं दूसरे मिनिस्टर्स। तो राजा के मंत्रियों का काम क्या है? राजा के मंत्रियों का काम यही है कि भाई राजा को सलाह देना, और उन सारे मंत्रियों का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो याद रखना, तो राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से कर सके, इसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक तरीके से नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये पूरी की पूरी मंत्री परिषद सलाह देने का काम करती है राष्ट्रपति को कि आपके नाम पे ये फैसला लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, क्लियर है? बिल्कुल। तो याद रखना कि आर्टिकल 74 में ही ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यानी हम बोलते ना कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया, तो भारत सरकार ने यह फैसला लिया मतलब कि एग्जीक्यूटिव ने यह फैसला लिया। एग्जीक्यूटिव में कौन है? कार्यपालिका में कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यानी एक तरीके से तुम ये मान लो प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रीगण है, यानी जो पूरी ये मंत्री परिषद है, यही फैसले लेवा रही है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति का मन हो ना हो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी, जो मंत्री परिषद कहेगी, जो मोदी जी कहेंगे, वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है भाई, यानी डिसीजन लेने वाली सबसे ऊंची बॉडी है पूरे भारत में। पूरे भारत के लिए डिसीजन लेने वाली सबसे ऊंची बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड है पीएम। ठीक है, चलो। Which article of the Indian Constitution states that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होगी? ठीक है, टू द हाउस ऑफ पीपल। और जनता के देखो, यहां जनता नहीं होगा, यहां होगा लोकसभा। ये साला गंदा ट्रांसलेशन कर रखा है, गंदा ट्रांसलेशन है भाई, लोकसभा के प्रति। ठीक है भाई, लोकसभा के प्रति। तो जनता नहीं, यहां क्या होगा? लोकसभा के प्रति। तो यह स्टेटमेंट हुआ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? कोई मुझे आर्टिकल बता सकता है भाई? जल्दी से, जल्दी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ लोग थोड़ा सा अलग बता रहे हैं, आर्टिकल तो सेम जा रहा है पर 1 2 3 में गलती कर रहे हो, है ना भाई? बिल्कुल। देखो, इसका आंसर होगा 75(3). आर्टिकल 75 में तीसरा प्रावधान, ये 3, 1, 2 का मतलब क्या है? अब देखो, एक ही आर्टिकल है,
पर उनके पॉइंट्स है फिर कि 75वें आर्टिकल में जो तीसरा पॉइंट है वो ये बोलता है कि भाई जो मंत्री परिषद है यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी जितने भी मंत्रीगण, जिसमें प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये लोकसभा के टूवर्ड्स सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। सामूहिक रूप से देखो भाई, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका मतलब क्या है भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे लोकसभा के चुनाव के बेसिस पे सरकार बनती है। अब लोकसभा में तुम सब जानते हो कितनी स्ट्रेंथ है, लोकसभा में जो करंट स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, वो है 543। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए एक रूल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए एक रूल है बच्चों कि लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा, ध्यान से देखो, 15% से ज्यादा लोकसभा की स्ट्रेंथ का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोग नहीं होने चाहिए। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ क्या बताई हुई है, मंत्री परिषद में कितने लोग होंगे ये क्या बताया हुआ है कि भाई लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उनका 15% से ज्यादा यहां नहीं होने चाहिए। यानी 543 का मैक्सिमम 15% हो सकता है यहां पर। मंत्री परिषद में लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज्यादा मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। अब 543 का अगर तुम 15% निकालोगे लगभग 81 आएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने बंदे होने चाहिए? 81 हो सकते हैं मैक्सिमम। इससे कम चाहे वो 20 हो, 10 हो, 30 हो, 60 हो, 70 हो, पर 81 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 81 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है, मंत्री परिषद में। अब बात यह कि सर ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के टूवर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी इन 81 लोगों ने, अगर इन 81 लोगों में से किसी मान लो एक ने कोई फैसला लिया, कोई मंत्री उसने एक फैसला लिया कि भाई ये फैसला हम ले रहे हैं, ठीक है, ये फैसला हम ले रहे हैं देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए मान लो, और वो मान लो बैकफायर कर जाता है, मतलब वो फैसला जो है गलत साबित हो जाता है, वो फैसला गलत साबित हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी मंत्री यहां पे हैं या प्रधानमंत्री यहां पर हैं, प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं उस मंत्री से किनारा कर लेंगे, नहीं नहीं भाई ये हमारा फैसला नहीं था, ये तो सिर्फ इसी मिनिस्टर का फैसला था। नहीं, अगर आपका एक मिनिस्टर अगर कोई बात बोल रहा है, इसका मतलब है वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर भैया एक बंदा कोई फैसला ले रहा है, अगर एक मिनिस्टर कोई फैसला ले रहा है, तो उस फैसले के लिए ये 81 के 81 जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक ने फैसला लिया तो उसको बोल दिया भाई तूने फैसला लिया, ये हम नहीं जानते इसको, भाई हम तो इसे मंत्री परिषद से निकाल रहे हैं। नहीं, अगर एक ने फैसला लिया है 81 के 81 रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मंत्री परिषद एक ग्रुप के तौर पे काम करती है। इट वर्क्स एज अ टीम, ये टीम की तरह काम करती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि अगर एक मंत्री ने, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बस, एक मंत्री का डिसीजन, एक मंत्री का डिसीजन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन, ठीक है भाई, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है वो। समझ में आया कि नहीं? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है। तो एक मंत्री का डिसीजन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन। क्लियर? तो एक मंत्री की गलती, एक मंत्री की गलती पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गलती, यानी आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो। समझ में आ रही भी बात? तो याद रखना, एक मंत्री गलती कर रहा है तो एक मंत्री नहीं, पूरी की पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होगी। तो लोकसभा के अंदर अगर कोई फैसला लिया जाता है तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ पीपल। ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 75(3) में। अब तुम बोलोगे सर आर्टिकल 75(1) में क्या लिखा हुआ है? फिर आर्टिकल 75(2) में क्या लिखा हुआ है सर? आर्टिकल 84 में क्या लिखा हुआ है सर?
तो आर्टिकल 75(1) में जो लिखा हुआ है वो हम सबको मालूम है, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, अभी तो पढ़ा। देखो भाई ध्यान से देखो, इधर देखो, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। 75(1) में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ यानी संख्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्रियों की स्ट्रेंथ है, जो मंत्रियों की संख्या है, मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यह है 75(1) में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में यानी मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं। क्लियर? अब तुम बोलो 75(2) में क्या लिखा है सर? 75(2) में कोई बता सकता है भाई? 75(2) में क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी। मैं बता देता हूं, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 75(2) में लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो ये मैक्सिमम 81 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं है भाई। मंत्रियों का कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो मंत्री पद पर रहेगा। एमपी है ये अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से चुन के आए एमपी हैं, पर मंत्री का जो पद है वो जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इस मंत्री के पद पर ये मंत्री बना रहे, बंदा बना रहे, तब तक ये वो पद। तो याद रखना 75(2) में लिखा हुआ है टेन्योर ऑफ मिनिस्टर, टेन्योर ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री का जो कार्यकाल है, टेन्योर ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री का कार्यकाल, ध्यान से देखो बेटा, टेन्योर ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री का कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे कि ये मंत्री इस पद पे रहे तब तक वो रहेगा, एमपी बना रहेगा 5 साल के लिए, पर 5 साल में मंत्री के पद से कभी भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की मर्जी से इनका टेन्योर चलता है। और आर्टिकल 84 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 84 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में जो मेंबर्स जाते हैं 245, तुम सब जानते हो राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, तो 245 में 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर और अपना सोशल वर्क से 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं भाई? जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स, किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? सदस्य एमएलए द्वारा, एमएलए यानी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं वही तो करते हैं ना। मैंने बताया था तुम लोगों को कि भाई अगर यूपी में 31 सीट है राज्यसभा की, तो यूपी की जनता ने चुने 403 एमएलए, वो 403 एमएलए अपने से अलग 31 बंदे चुनेंगे, है ना भाई? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कौन है? एमएलए द्वारा निर्वाचित सदस्य, एमएलए द्वारा निर्वाचित सदस्य, हम सब जानते हैं ये चीज। तो उसी का जिक्र है यहां पर आर्टिकल 80 के 4 प्रावधान में। चलो भाई, तो ये हमारा हो गया पूरा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तुम सब जानते हो केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? बताओ। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब 75(1) में पढ़ा है, जल्दी बताओ, जल्दी। %15 of the total members of Lok Sabha, 50% of the total members of Lok Sabha, 10 to 15% of the total members of Lok Sabha as desired by the Prime Minister of India। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बताओ। हम जरा ऐनक साफ कर लें अपनी, ससुरा धुंधला धुंधला दिख रहा है। बताओ भाई। हाँ, 15%, बिल्कुल। तो 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तुम सब जानते हो कि 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज इक्वल टू 81.6 के आसपास आएगा, पर साला आधा आदमी थोड़ी लेंगे,
राउंड ऑफ करके उसे 81 कर देते हैं। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मंत्री परिषद में सदस्य, कितने हो सकते हैं 81। तो आंसर है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। और ये हमने कहां देखा, ये कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 75(1) में, आर्टिकल 75(1). नेम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के 14वें प्रधानमंत्री का नाम बताएं, जल्दी बताओ। अच्छा विशाल, अभी बता दूंगा, टेंशन ना ले भाई। बिल्कुल, तारीख 4 नवंबर 1948। बिल्कुल, शाबाश मोदी जी, बहुत बढ़िया। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या है भाई लोग, 14th प्राइम मिनिस्टर हैं। और कब से हैं बता सकते हो, कब से हैं हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर, बताओ सब लोग, बताओ कब से हैं। 26 मई 2014 से हैं। 26 मई 2014 से मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। 10 साल से ऊपर हो चुके उन्हें। तो देखो भाई, 26 मई 2014 से लेके अभी 2024 आ गया, तो अभी तक तो पीएम यही है, ठीक है। और ये तो अभी कंटिन्यू हो ही रहा है, ये तो अभी कंटिन्यू करेगा भी, ठीक है। तो 26 मई 2014 से 2024 आ गया, तो अभी तक भी कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप सब जानते हो कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के सीएम थे। 2001 से लेकर 2014 तक वो गुजरात के सीएम रहे, गुजरात के सीएम रहे, सही बात है भाई। और याद रखना, वाराणसी से लोकसभा मेंबर है, वाराणसी से लोकसभा मेंबर है, वाराणसी से इलेक्शन जीते हुए हैं लोकसभा मेंबर, ठीक है, वाराणसी से। और याद रखना, बीजेपी के मेंबर है, बीजेपी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और आरएसएस के सदस्य रहे हैं, ठीक है, मेंबर रहे। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ऐसा फैक्ट भी तो लिख सकते हैं हम लोग कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाहर अगर किसी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बना जो इतने लंबे वक्त तक चला हो तो वो मोदी जी हैं। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो एक दो लोग ऐसे हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री के पद को संभाला है, पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोनों। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाहर कोई अगर पार्टी है जिसका बंदा 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा है तो वो कौन है, मोदी जी। और वो पार्टी कौन सी है, बीजेपी, ठीक है। तो याद रखना बेटा, तो याद रखना, आईएनसी के बाहर लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाहर, यानी आईएनसी के तो सदस्य है ही नहीं है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाहर सबसे लंबे समय काल तक, आईएनसी के बाहर सबसे लंबे समय तक आईएनसी के बाहर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले कौन है, मोदी जी। तो आईएनसी के बाहर सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभालने वाले कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा यहां पर 14th प्राइम मिनिस्टर। चलो भाई,
The executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinates to him in accordance with which article of the Constitution of India. राज्य की कार्यकारी शक्ति, जैसे केंद्र की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वैसी राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वे सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार करेंगे। तो यानी बेसिक बात यह पूछी जा रही है कि भाई सारी की सारी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, वो राज्य की, स्टेट की गवर्नर के पास होती है। जैसे हमने सेंटर में प्रेसिडेंट के पास देखा था, यहां स्टेट में गवर्नर के पास होती है। तो भाई कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ये बात कि गवर्नर के पास सारी की सारी पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल वो सीधे भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके जो अधीनस्थ लोग हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, कोई दूसरा मिनिस्टर, उनके थ्रू करवा सकते हैं। तो भाई याद रखना, ये आर्टिकल मैं आपको बता दूं, गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट, आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट, तो आर्टिकल 152 से लेके 162 तक, 152 से लेके 162 तक ये गवर्नर के आर्टिकल्स हैं। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है कि सारी की सारी कार्यकारी शक्तियां, सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स राज्यपाल में निहित होंगी। सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यकारी शक्तियां किसकी है? केंद्र की कि राज्य की? केंद्र की। बताओ, केंद्र की? रिएक्ट किया करो, रिएक्ट किया करो। केंद्र की कि राज्य की? एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां केंद्र की कि राज्य की? की। तो राज्य के एग्जीक्यूटिव में एक तो होते गवर्नर, क्योंकि राष्ट्रपति के बराबर राज्य में कौन है? गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति के साथ कंपेयर करते चलो। उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, अब गवर्नर के बाद जैसे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे गवर्नर के बाद वाइस गवर्नर तो होता नहीं। तो वहां पीएम होता है, फिर यहां सीएम होता है। वहां पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यहां सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। समझ में आ रही है बात? तो आर्टिकल 154 यह कहता है कि राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां, सभी ऐसी शक्तियां जहां पे लॉ इंप्लीमेंट करना है, राज्य में कानून निर्धारित करना, इंप्लीमेंट करना, तो सारी पावर्स राज्यपाल के पास है, राज्यपाल के पास है अंडर आर्टिकल 154। पर याद रखना कि राज्यपाल अपने सबऑर्डिनेट्स जैसे सीएम वगैरह हैं, उनसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है भाई, याद रखना। तो राज्य की, तो कार्यकारी शक्तियां राज्य की किसके पास? किसके पास? गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। और 154 में ही तो लिखा हुआ है, 154 में ही लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो एक तरीके से सीधे या फिर किसी और से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करवा सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया। पावर्स का मतलब है, एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब है कानूनों को लागू करने की शक्ति, कानूनों को राज्य में, क्योंकि गवर्नर वाली है, प्रेसिडेंट वाली नहीं है, कानूनों को राज्य में इंप्लीमेंट करना, लागू करना। ठीक है भाई, चलो। तो आर्टिकल 54 अपना हो गया आंसर। नेक्स्ट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नर। भाई गवर्नर के लिए देखो दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र जितनी राष्ट्रपति जितनी उपराष्ट्रपति की उतनी ही हो, 35 साल कम से कम। तो दो कंडीशंस तो हो गई होंगी, ये तो सही है। ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और शी मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, तो वो कर चुका है या कर चुकी है। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। ही और शी मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है
ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ठीक स्टेटमेंट है, ये ठीक स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान सुनो मेरी बात। तो यहां पर हाँ, यहां पर सीधे सीधे सी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि पूछा क्या है कि यहां पे इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। भाई उसे ना तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ना लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना विधानसभा का होना चाहिए, ना विधान परिषद का होना चाहिए। वो नॉर्मली सारी ऐसी जगहों से रिटायर होके आए। ठीक है, वो सब जगह से ऐसे रिटायर होके आए। क्लियर है? अपॉइंटमेंट से पहले आपको रिटायर होना पड़ता है। आप एक पद से सीधे ट्रांसफर नहीं हो सकते दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर। तो उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ना वो राज्यसभा, ना लोकसभा, ना लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ना ही विधान परिषद, किसी का भी मेंबर बनने का योग्य होने की जरूरत नहीं है। उसे किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ये सही स्टेटमेंट है भाई, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें तो गलत वाली पहचानी, तो आंसर तो हमारा सी हो गया। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, चलो, लाभ का पद मतलब कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया? चलो, तो ये हो गए हमारे यहां पे। और बाकी आर्टिकल जो है तुम्हें याद रखना है कि गवर्नर का जो आर्टिकल है 152 से 162 तक है। 152 से 162। हु इज कॉल्ड द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रमुख किसे कहा जाता है? बताओ भाई, किसे कहा जाता है? भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रमुख किसे कहा जाता है? देखो भाई, अल्टीमेट हेड तो यूनियन टेरिटरीज का कौन है? प्रेसिडेंट ही है, क्योंकि ये केंद्र के द्वारा ही शासित की जाती है। यूटीज में कभी कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता, तो याद रखना सीधे केंद्र के अंडर है सारी की सारी 8 यूटीज। पर यहां पे बोला हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन होगा? यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। भाई मोदी जी जो है हर जगह हर यूटी पर जाके तो शासन कर नहीं सकते, हर स्टेट में जाके तो शासन कर नहीं सकते। तो स्टेट्स में तो सीएम है, और यूटीज में जो है प्रशासक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बच्चों? प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक कहे जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रमुख किसे कहा जाता है? प्रशासक। एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा है यूनियन टेरिटरीज में? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और इनको सीधे अपॉइंटमेंट मिलता है प्रेसिडेंट की तरफ से, इनका कोई इलेक्शन नहीं है इस पद के लिए। तो याद रखना बेटा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जो है वो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और ये कहां लिखा हुआ है? देखो, आर्टिकल 239 में। आर्टिकल 239 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज के मालिक होते हैं। प्रेसिडेंट वैसे पूरे देश के भी मालिक है, तो प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। प्रेसिडेंट डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। प्रेसिडेंट डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। प्रेसिडेंट डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं किस चीज को? देखो, प्रेसिडेंट डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू यूटीज को। लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू यूटीज को, केंद्र शासित प्रदेशों को। तो केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे पास 8 है, उन पर सीधे अधिकार है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति आर्टिकल 239 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दे देते कि भाई मेरे बिहाफ पे तू कर, पर अल्टीमेटली मेरे कंट्रोल में रहेगी यूटी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग मोरारजी देसाई? देखो भाई इधर पे,
मोरारजी देसाई शासन के दौरान कौन पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे? ध्यान से सुनो, कौन से प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके टाइम पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। यानी हमारे एक प्रधानमंत्री रहे, पर वो प्रधानमंत्री पहले उप प्रधानमंत्री थे जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? तो मोरारजी देसाई जो है 1977 से लेके 79 तक देश के पीएम रहे मोरारजी देसाई। ठीक है, और पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना जो कांग्रेस से नहीं था। तो 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे और नॉन आईएनसी, नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थे। नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी, प्रधानमंत्री थे नॉन कांग्रेसी। और इस दौरान चौधरी चरण सिंह, जो कि बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बनते कुछ दिन के लिए, तो चौधरी चरण सिंह यहां पर मोरारजी देसाई के टाइम पे क्या थे? चौधरी चरण सिंह यहां पर थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। समझ में आया कि नहीं? बताओ, क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो ये थर्ड डेप्यूटी पीएम थे भाई, थर्ड डेप्यूटी पीएम थे और जनवरी 1979 से लेकर जुलाई 1979 तक रहे। समझ रहे भाई? मतलब 5-6 महीने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के, 5-6 महीने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के। क्लियर है? समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, मैंने जैसे बताया आपको, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो थी, उसके बाद ये पीएम भी बने। तो पीएम जब बने तो पीएम बने बच्चों 28 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक, 20 अगस्त तक। ठीक है, 28 जुलाई से लेकर 1979 में। क्योंकि देखो यहां जुलाई के 15-16 जुलाई के आसपास इन्होंने छोड़ दिया, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ दिया 15-16 जुलाई के आसपास। फिर ये कुछ 12-13 दिन ऐसे ही रहे और उसके बाद 28 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 1989 तक, 1979 तक। तो 28 जुलाई 1979 से 20 अगस्त 1979 तक ये देश के प्रधानमंत्री थे और 5वें प्रधानमंत्री थे, फिफ्थ पीएम। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। समझ में आया सब लोगों को? बाकी ये फिफ्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे, वो भी एक लंबे टाइम के लिए नहीं रहे, छोटे ही टाइम के लिए रहे भाई लोग, छोटे ही टाइम के लिए रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और कब से कब तक? फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970 तक। ठीक है, फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970 तक। तो याद रखना, मोरारजी देसाई के टाइम पर हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चौधरी चरण सिंह, और जब ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे तो जनवरी से लेकर जुलाई तक थे 1979 में। उसके बाद जुलाई में ही ये प्रधानमंत्री बन गए, पर 1 महीने के लिए, 28 जुलाई से लगभग 20 जुलाई तक 1979 में। और देखो यूपी के सीएम तो पहले रह चुके थे 1970 से 1970 तक, पर फरवरी से अक्टूबर के बीच में। यानी जो भी इन्होंने बड़े पद संभाले वो छोटे छोटे टेन्योर के लिए, बहुत ही छोटे छोटे टेन्योर के लिए इन्होंने संभाले। तो याद रखना बेटा, चरण सिंह जो है हमारे इस तरह के प्राइम मिनिस्टर थे। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, प्रधानमंत्री इनमें से कौन सी संस्था का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका तुम फुल फॉर्म बताओगे मेरे को। बाकी ये देखो, ये क्या है? CSIR, इसरो, DRDO।
तो डीआरडीओ और इसरो के तो साइंटिस्ट ही होते हैं चेयरमैन, प्रधानमंत्री नहीं होते। ठीक है, इसका तुम फुल फॉर्म बताओगे। और ये सीएसआईआर बताओ भाई, सीएसआईआर का पहले तो फुल फॉर्म बता दो, सुना होगा सीएसआईआर, नेट का एग्जाम भी होता है इसका। बताओ बताओ बताओ। देखो, सीएसआईआर का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो भाई, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान सभा। ठीक है, ये 1942 में एस्टैब्लिश हुई थी, 1942 में एस्टैब्लिश हुई थी, स्थापना हुई है इसकी 1942 में स्थापना। और याद रखो बेटा, याद रखो, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नई दिल्ली, क्लियर, नई दिल्ली, बिल्कुल। तो बेसिक बात यह है कि भारत में अगर सबसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट है, अगर सबसे बड़ा कोई संस्थान है जहां पर रिसर्च होती है, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D यानी अनुसंधान और विकास होता है, तो कौन सी है? CSIR। और इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इसके जो चेयरमैन हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। यानी जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली CSIR का प्रेसिडेंट बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। चेयरमैन कह लो या प्रेसिडेंट कह लो। तो कौन होते हैं? PM, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बताओ। हाँ, बाकी एक फैक्ट और तुम लिख सकते हो कि ये जो CSIR है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। CSIR किसके अंडर आती है? अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस यानी विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, इसके अंडर आती है। चलो भाई, बाकी इसरो का तुम जानते हो स्पेस सेंटर कहां पर है ना? सतीश धवन स्पेस सेंटर, एक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। DRDO का हेडक्वार्टर तुम सब जानते हो, 1958 में बनी थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका तुम फुल फॉर्म बताओगे भाई? कल इसके बारे में थोड़ा पता करके आना, CLRI। ठीक है, CLRI पता करके आओगे इसके बारे में। चलो, हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन 1947? जैसे अभी हमारा जो यूनियन बजट साल में एक बार आता है, फरवरी के मंथ में, 1 फरवरी को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसको पेश करते हैं। जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी ने लगातार सातवीं बार जो है बजट पेश किया है। तो मुझे एक बात बताओ यार, कि पहला बजट, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया होगा। तो कौन रहे अपने पहले फाइनेंस मिनिस्टर? यही तो पूछा जा रहा है कि हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द यूनियन बजट। फाइनेंस मिनिस्टर ही करते, तो मतलब फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बताओ भाई कौन है? ये AK नहीं है, ये RK होना चाहिए।
इट शुड बी आर के। बताओ भाई जल्दी से। बताओ, मैं ही बता देता हूं। आर के षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी, इन्होंने ही 26 नवंबर 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, तो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था। यही है हमारे पहले वित्त मंत्री। चेट्टी याद रखना भाई, आर के षणमुखम चेट्टी, तो आर के एस चेट्टी, आर के एस चेट्टी याद रखो। तो पहला बजट इन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर, या इन्होंने भारत के पहले वित्त मंत्री के तौर पे, इन्होंने भारत के पहले वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया। वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया। क्लियर बच्चों? तो पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी ने। क्लियर? ये थे हमारे भारत के पहले वित्त मंत्री। बिल्कुल एक साल के लिए रहे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये 5 साल के लिए नहीं रहे, ये 1 साल के लिए रहे। तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर तो ये रहे भाई, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, तो तब से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 अगस्त 1947 तक ये हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे। क्लियर है? और बजट कब पेश किया तुम सब जानते हो। बजट कब पेश किया? 26 नवंबर 1947 को। ये पहला बजट, पहला बजट। ठीक है, तो आंसर हो गया आर के षणमुखम चेट्टी। तो बेटा जिसको भी डिटेल में कवर करना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूरी जीके, और जिसने एटीएम डायरेक्टली ले लिया है, तो फटाफट से इस बैच से जुड़ जाना, बिना देरी किए। मजा आ जाएगा तुम्हें और तैयारी तुम्हारी जबरदस्त होगी। ठीक है, तो आज के सेशन को बेटा यही खत्म करते हैं। ठीक है, आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। कल लेके आएंगे जुडिशरी वाला टॉपिक एटीएम में। ज्योग्राफी में आइलैंड्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट रह गया, वो डिस्कस करना है, और सॉइल्स इन इंडिया को शुरू करना है। और स्टैटिक जीके की क्लास तो आज होगी ही, तो वहां पे पेंटिंग वाला चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 9 बजे मिलते हैं। चलो बहुत बढ़िया।